नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति में चल रहे घटनाक्रम के बारे में इनसे एक विश्लेषण हासिल करने की कोशिश करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार कमल जी। अभी पिछले 1-2 दिन से यह चर्चा चल रही है कि एक गठबंधन हो सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। आमतौर पर विश्लेषक ये मान रहे थे कि कांग्रेस ही मुख्य लड़ाई में है और शायद वो अकेले चुनाव जीत भी सकती है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की यह इच्छा है कि गठबंधन हो और कुछ बातें प्रेस में औपचारिक तौर पे भी आई हैं। आप इस पहल को कैसे देखते हैं? क्या ये इंडिया को मजबूती देने वाला पहल माना जाए या कांग्रेस ने अतीत से सबक सीखा है या फिर हम इसे कैसे इसकी व्याख्या करें? देखिए, ये पहल करके और अपनी तरफ से ये पहल करके राहुल गांधी ने एक बार फिर दिखाया है कि उनकी राजनीतिक समझ का स्तर आजकल क्या है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी ने एक भी गलत कदम नहीं उठाया। हर राजनीतिक कदम के साथ में उनकी छवि बढ़ी है और उनका जो उनकी जो राजनीतिक बुद्धि है, जो उनकी पॉलिटिकल विजडम है, वो और प्रखर रूप से निकलकर सामने आई है। हम लोग सब जानते हैं और सब लोग इस बात को कहते भी हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो मुख्य तौर पर केंद्र की राजनीति के लिए है, लोकसभा की राजनीति के लिए है, राज्यों की राजनीति के लिए नहीं है। राज्यों में गठबंधन के सहयोगी दल आपस में एक दूसरे से लड़ भी सकते हैं और लड़ते भी हैं कई जगह, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने ये दिखाया है कि हरियाणा में उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने गठजोड़ कर लिया, कश्मीर में उसमें भी देखिए वो खुद ही गए वहां पर और उन लोगों से बातचीत की। हरियाणा में भी उन्होंने अपनी पहलकदमी दिखाई। और अगर वैसे तो आपकी बात सही है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस हरियाणा में चुनाव जीतने में अकेले ही सक्षम है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किसी की पार्टी को कोई सीट देने में काफी मुश्किल भी होगी। मतलब उनसे कहा जाएगा, आलाकमान जब उनसे कहेगा कि भाई आम आदमी पार्टी समझौता कर लो तो कुछ सीटें देनी पड़ेंगी ना आम आदमी पार्टी को, तो उनको बड़ी दिक्कत होगी इस काम में। वो बहुत मतलब कहेंगे अरे छोड़ो क्या सीटें देनी है वगैरह। मतलब वो अपनी तरफ से उनकी कोशिश ये भी हो सकती है कि वो इस गठजोड़ को न होने दें। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने खुद पहलकदमी ली है और ऐसा कि आपने बताया उप समिति बन गई है और बाबरिया साहब ने भी कहा है कि ये सब बातचीत चल रही है और संजय सिंह ने भी उसके प्रति सकारात्मक बात कही है, तो फिर तो हुड्डा को भी उसी के साथ आना पड़ेगा अंततः। और अगर दोनों के बीच समझौता हो जाता है तो फिर इस गठजोड़ की राह और भी हरियाणा में आसान हो जाएगी। और मैं फिर एक बार और कह दूं कि जो तमाम वोट कटवा किस्म की पार्टियां खड़ी हुई हैं, कोई दावा कर रही है कि वो जाटों की नुमाइंदगी कर रही है, कोई दावा कर रही है कि वो दलितों की नुमाइंदगी कर रही है, तो वो उनको उंगलियों पर गिनने लायक ही वोट मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के लिहाज से इस तरह की गठबंधन की क्या सकारात्मक संभावनाएं हम देख सकते हैं, खासतौर पर इस लिहाज से कि पिछले कुछ दिनों में उनके कुछ नेता जेल से बाहर आए हैं। संभावना जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यह पार्टी अब थोड़ी संभलती हुई लग रही है पिछले 5-6 आम महीने आदमी से? पार्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में वो अपनी राजनीति को कैसे दुरुस्त करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही जबरदस्त हमला अगर किसी पार्टी के ऊपर हुआ है तो कांग्रेस के बाद वो सबसे बड़ा हमला आम आदमी पार्टी के ऊपर हुआ है। और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर तो एक तरह से देखा जाए उससे भी ज्यादा बड़ा हमला हुआ, सबको जेल में डाल दिया गया, लगातार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए गए, मीडिया भी इस पूरी मुहिम में उनके साथ जुड़ा रहा और दिन रात यही सब चलता रहा पूरा। और ये काफी दिन हो गए हैं, मतलब चलते चलते करीब 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया है ये पूरा, जब से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है उस वक्त से ये लगातार मुहिम चल रही है। तो आम आदमी पार्टी, अब भाजपा के लोगों से अगर आप बातचीत कीजिए तो वो कहते हैं 6 महीने बाद हमारी सरकार बन जाएगी, चिंता मत कीजिए 6 महीने बाद हम लोग सरकार में आ रहे हैं। तो भाजपा इस तरह का सपना देखने लगी है। और भाजपा के कुछ नेताओं ने दिल्ली के केंद्र सरकार के अपना आला कमान से अनुरोध भी किया है कि वो मुख्यमंत्री पद का एक चेहरा उन्हें चुन के दे दें ताकि उन्हें अरविंद केजरीवाल के मुकाबले खड़ा किया जा सके। तो मतलब वो लोग सब इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं अपने। तो उधर आम आदमी पार्टी के खिलाफ इतना जो प्रचार हुआ है लगातार, उसका कुछ ना कुछ असर तो होगा ही प्रचार का। उतना नहीं इतना भाजपा वाले मानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो असर होगा ही। तो वो काफी कोशिश कर, आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की चुनौती बहुत बड़ी है। तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जो भी संजय सिंह वगैरह, ये सब दिल्ली में जूझेंगे और दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी को उसी स्थिति में पहुंचाने का वो यत्न करेंगे जो कि 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी थी। इसलिए
मुझे लगता ही है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठजोड़ का प्रस्ताव आया है तो आम आदमी पार्टी उस गठजोड़ को कर सकती है और उसमें उनको वोट भी प्राप्त होंगे और गठजोड़ में तो मिलकर सरकार भी चलाएंगे, सरकार में भी उनको स्थान प्राप्त होगा अगर चुनाव जीतते हैं, जो कि शर्तियां जीतेंगे ही। तो वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी। पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, हरियाणा में मान लीजिए वो गठजोड़ सरकार में होंगे तो उसकी प्रतिष्ठा में और उसकी हैसियत में और वृद्धि होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बैठक चल रही थी जिसमें उसके सारे आनुषंगिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सम्मिलित हुए थे, तो वहां से ये बात सामने आई कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए लेकिन वो विकास के परिप्रेक्ष्य से होनी चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो विपक्ष की बात थी उसको एक तरीके से स्वीकार कर ली कि जातिगत जनगणना की जरूरत है? जातिगत जनगणना के सवाल पे तो सभी लोग दबाव में हैं। अगर संघ इस चीज को इतना ही महत्वपूर्ण मानता था तो इस तरह की बैठक उनकी साल में 4 होती है, साल में 4 बड़ी बैठक संघ की होती है। अभी आपने पिछले साल जो बैठकें हुई थी उनकी, या इस पूरे साल या इससे पहले वाले साल, जो जातिगत जनगणना का मसला तो बहुत दिनों से हवा में, संघ ने तो कभी इसके ऊपर बात नहीं की, कभी इसके ऊपर चर्चा नहीं की। जाहिर है कि विपक्ष का जो दबाव बन रहा है और जो माहौल बन रहा है जातिगत जनगणना के पक्ष में, ये उसी का परिणाम है कि उनको ये बात करनी पड़ रही है। दूसरी बात, अब वो कह रहे हैं कि इससे जो समाज कल्याण की जो योजनाएं बनेंगी वो अच्छी तरह बन सकेंगी। तो ये कुछ तो नई बात है नहीं, ये तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं इस बात को। राहुल गांधी कह रहे हैं समाज का एक्सरे है इस समय योजना, मतलब उसका वही है। योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं, सारा विपक्ष कह रहा है। संघ नई बात क्या कह रहा है? संघ ये कह रहा है कि भाई इस राजनीतिक संकीर्ण राजनीतिक मकसदों से इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये नसीहत तो नरेंद्र मोदी को देनी चाहिए। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने जो लाभकारी योजनाएं बनाई हैं, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो लाभकारी योजनाएं बनाई हैं, समाज कल्याण की योजनाएं बनाई हैं, सब पे पीएम का ठप्पा क्यों लगाया है उन्होंने? क्यों नेता टीवी पे कह रहे हैं कि सारे लाभार्थी जो है, लाभार्थियों की नई जात बन गई है और हमने बनाए लाभार्थी, हमारे वोटर है? क्यों लगाया उन्होंने उसके ऊपर ठप्पा? ये उन्हें चाहिए था कि सरकार की तरफ से मदद करते, लेकिन उनको लाभार्थी बनाकर उनके वोट प्राप्त करने, खुलेआम कहते हैं इस बात को। इस बात में कोई संदेह तो है नहीं, ऐसा तो नहीं छुप के कर रहे हो इस बात को, खुलेआम कहते हैं। तो संघ को चाहिए सबसे पहले, भाजपा जो उसकी संतान है उसको नसीहत दे कि वो जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं उनका राजनीतिक दोहन बंद करे संघ। एक बात ये भी सुनील अम्बेडकर ने स्वीकार की कि जो भारतीय जनता पार्टी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके बीच में कुछ अंदरूनी पारिवारिक मसला है, और जेपी नड्डा के बयान के संदर्भ में जब उनसे सवाल पूछा गया था तब उन्होंने ये बात कही थी। तो ये मसला जो पहली बार स्वीकारोक्ति हुई है कि ऐसा कोई मसला है, कितना गंभीर लगता है आपको? क्या ये भाजपा के लिए भारी पड़ रहा है? ये थोड़ा बहुत नहीं, बहुत गंभीर है। पहली बार संघ ने सार्वजनिक मंच से, सुनील अम्बेडकर उसके शीर्षस्थ पदाधिकारियों में से एक हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अंग्रेजी में बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में इश्यूज हैं, लेकिन ये एक परिवार के भीतर उठे हुए इशू हैं, इनको हम लोग निपटा लेंगे। फिर उसे ये भी पूछा गया कि भाई कि संघ के प्रचारकों के बारे में जो भाजपा काम करते हैं, उन्होंने कहा बहुत से प्रचारक काम करते हैं, हमारा एक क्राइटेरिया है, हम ये तय करते हैं कि कौन कहां पर तैनात किया जाए। ये सारी बातें उन्होंने की, बहुत अच्छी बात है। इसका सीधा मतलब यह है कि पिछले 10 साल में जो भाजपा बनी है, जो मोदी और शाह की सरपरस्ती में और उन्हीं की डिजाइन के मुताबिक भाजपा बनी है, उस भाजपा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहमत नहीं है। संघ की पहली प्राथमिकता यह है कि भाजपा की बागडोर कैसे पूरी तरीके से अपने हाथ में ली जाए, अपना अध्यक्ष बनाया जाए, अपने तरीके से भाजपा का पुनर्गठन किया जाए, राज्यों के सारे उनके पदाधिकारी बदले जाएं, सारा नीचे से ऊपर तक एक ओवरहॉल किया जाए और इसे मोदी और शाह के कब्जे से निकाला जाए। दिलीप देवधर जो ज्ञान संघ परिवार के दायरों में ज्ञान योद्धा के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने केरल की मीटिंग के एजेंडा जो अपने उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, उन्होंने उसमें साफ तौर पे लिखा है उन्होंने कि संघ युक्त भाजपा बनाना चाहता है। ये उन्हीं के शब्द हैं, संघ युक्त भाजपा बनाई जाए, ये केरल की मीटिंग का एजेंडा है और आगे भी संघ इसी काम करेगा। केरल की मीटिंग क्यों हुई थी? संघ के जितने भी संगठन हैं उन संगठनों के बीच में समन्वय करने के लिए इस साल में बैठक एक बार होती है।
तो भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी नड्डा साहब वहां कर रहे थे, वही नड्डा साहब जिन्होंने कहा था कि संघ की हमें जरूरत नहीं है। तो इस वक्त तो उनका दिल हलक में होगा कि पता नहीं क्या वहां पे बोल दिया जाए और हमें उसका जवाब देना पड़े। उनसे सवाल भी इस तरह के पूछे जाते रहे, उन्होंने कहा हमारी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन हम लोगों ने तो खुद इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं रह जाए, इसलिए हिंदी में ही, हिंदी के शब्दों को ही रोमन में अंग्रेजी में छापा था उन्होंने, जो उन्होंने कहा। तो वो तो स्पष्ट है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की गई, उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ के नहीं पेश किया गया। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मोदी और शाह की तरफ से संदेश देना चाहते थे कि अब हम 350 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, हम पूर्णतः स्वतंत्र स्वायत्त हैं, अपने तरीके से पार्टी चलाएंगे, अपने तरीके से सरकार चलाएंगे। संघ अगर इनकी 350 सीटें आ जाती तो जाहिर है कि संघ फिर से कोने में बैठा रहता, लेकिन अब तो वो तो हुआ नहीं। इसलिए संघ इस मौके का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से अपने अनुशासन में लाना चाहता है, अपनी योजना के मुताबिक चलाना चाहता है। क्या इस बैठक से इस बात को कोई संकेत मिला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आखिर किस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाह रहा है? क्योंकि कई लोग इस पर इस लिहाज से भी नजर गड़ाए हुए थे। देखिए, खबरें बहुत सी चल रही हैं, एक खबर मेरे कान में भी आई है, लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, मैं कोई इसको कोई तथ्य की तरह नहीं पेश कर रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान को संघ भाजपा का अध्यक्ष बनाना चाहता है। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी समाज से भी आते हैं और एक बड़े प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय नेता भी हैं, विनम्र भी हैं, सौम्य छवि है उनकी, और वो सबको साथ लेकर चलने की कला में पारंगत भी हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन पर भरोसा कर सकता है कि वो संघ के एजेंडे का भाजपा के जरिए पालन करेंगे, उसको जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। अब ये मोदी और शाह को तय करना है कि वो शिवराज सिंह चौहान को स्वीकार करते हैं कि नहीं स्वीकार करते हैं। अगर वो नहीं स्वीकार करते हैं तो किसी और व्यक्ति के नाम पे सोचा जाएगा, लेकिन वो नाम वो संघ की टिक लगना, संघ की तरफ से स्वीकार किया जाना उस नाम के लिए बिल्कुल अनिवार्य बात है। अगर शिवराज सिंह चौहान तैयार है अध्यक्ष बनने के लिए, वो फौरन कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद हो या भारत के कृषि मंत्री का पद हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उससे कहीं ज्यादा बड़ा पद है। तो इस तरह की बातचीत चल रही है। संघ जिनको भाजपा, मोदी और शाह जिनको चाहते हैं, उनको संघ बनाने के लिए तैयार नहीं है। और अगर संघ की तरफ से, अगर शिवराज सिंह जी का नाम प्रस्ताव किया गया है तो फिर देखिए क्या होता है। जिसे हम संघ का एजेंडा कहते हैं, क्या वो अभी एक स्पष्ट चीज है? पहले तो राम मंदिर का मुद्दा सबसे टॉप पर था, अब हम किन चीजों को संघ के एजेंडे के रूप में देख सकते हैं? देखिए, ये जो पहले हम लोग असल में गो हत्या का सवाल है, राम मंदिर का सवाल है, धारा 370 का सवाल है, इन सब सवालों को संघ का एजेंडा हम लोग कहते थे। अच्छा, लेकिन संघ का एजेंडा केवल इतना नहीं है, केवल इन्हीं को संघ का एजेंडा, ये तो कुछ मुद्दे थे, विवादास्पद मुद्दे थे, जिनको लेकर भाजपा के साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं था। भाजपा को जब 13 दिन की सरकार बनी थी तो किसी ने भाजपा का समर्थन नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। फिर इन विवादास्पद मुद्दों को स्थगित किया गया, तब एनडीए बन पाया और गठजोड़ राजनीति के जरिए 6 साल तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली। इसलिए ये मुद्दे संघ का एजेंडा मान लिए गए। संघ का एजेंडा कुछ और है। दरअसल संघ का एजेंडा, जिसको मैं कहता हूं कि जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज को अपने रंग में रंगना है। जो हिंदू भारतीय जनता पार्टी, संघ की जो राजनीतिक भुजा है, उसको वोट नहीं देता है, संघ उसको भी अपने समर्थक में बदलना चाहता है, और उसके लिए कई उसके पास हथकंडे हैं। मुसलमान घृणा से भरा हुआ होना चाहिए व्यक्ति वो, और अपने आप को सनातनी कहे, भले ही वो किसी हिंदू धार्मिक परंपरा के किसी और पहलू का समर्थक हो। बहुत सारी ऐसी बातें, इसमें हम लोग कभी चर्चा कर सकते हैं कि संघ की निगाह में आदर्श हिंदू कौन है। तो वो संघ का एजेंडा है। संघ ये जो अंबेडकरवादी, समाजवादी, जो प्रतिरोध की राजनीति की बात करते हैं, जो कहते हैं कि भाई असहमति का स्वर लगातार बुलंद करते रहना चाहिए, बात बात पे सरकार की आलोचना करनी चाहिए, इनको संघ मानता है कि ये लोग आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। खुद मोहन भागवत ने अपने भाषण में कहा है कि सरकार की कमियों का लाभ उठाकर आंतरिक सुरक्षा को गड़बड़ाने वाले लोगों के खिलाफ कड़े कानून बनने चाहिए।
और उनको जनता से पूरी तरह काट देना चाहिए, जनता को ही समझाना चाहिए कि इनका समर्थन न करें। तो विपक्ष मुक्त, प्रतिरोध युग मुक्त, आलोचना मुक्त संसदीय लोकतंत्र बनाने का जो एजेंडा है, वो एजेंडा मोहन भागवत ने ही नरेंद्र मोदी को दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर का जो पूरा एक प्रयोग होता है जिसमें आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है, उस मामले की सुनवाई करते हुए यह कहा कि यह गलत है। कुछ लोगों ने अनौपचारिक रूप से टिप्पणी की कि शायद यह देश की बदलती हुई राजनीतिक स्थिति को भी दिखाता है, क्योंकि काफी समय से बुलडोजर का प्रयोग हो रहा था, पर इतने समय बाद सुप्रीम कोर्ट को इसे गलत कहने का एक ठोस मौका मिला। क्या हम इसे इस रूप में देख सकते हैं? इस पर आपकी क्या टिप्पणी? मेरी टिप्पणी इसके ऊपर यह है कि बुलडोजर मॉडल की स्थापना योगी आदित्यनाथ ने की। योगी आदित्यनाथ 2017 में सत्ता में आए और उन्होंने फिर बुलडोजर का इस्तेमाल किया। खुद को उनको बुलडोजर बाबा कहा गया और इस चीज को उनकी खूबी बताया गया। लेकिन बात केवल भारतीय जनता पार्टी तक सीमित नहीं रही। जब कमलनाथ की मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो उन्होंने भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया। दूसरे राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें नहीं थी, वहां भी बुलडोजर का उसी तरह आपत्तिजनक इस्तेमाल किया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट आड़े हाथों ले रहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने जो मॉडल बनाया था, जो मैं जिसे शासन प्रशासन का बाहुबली मॉडल कहता हूं, उस मॉडल ने सभी सत्ताधारियों को आकर्षित किया अपनी तरफ, वो किसी भी पार्टी की सत्ताधारी क्यों ना हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी जो बुलडोजर के ऊपर उसने आपत्ति की है, ये दरअसल पूरे सभी सत्ताधारी जितने भी रूलिंग क्लास है, मतलब जो है यानी शासक वर्ग है, इसमें सभी पार्टियां आती हैं, वो उनकी कड़ी आलोचना है। अगर ये केवल भाजपा या योगी आदित्यनाथ तक सीमित रहता तो कोई दूसरी बात होती, लेकिन दूसरी पार्टियां पीछे नहीं है। एक और घटना घटी है आजकल में, इसको हम उसको रख सकते हैं हाल की घटनाओं में। केसी त्यागी ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। कारण बताया गया कि कुछ निजी वजहें हैं, पर आमतौर पर यही चर्चा रही कि वो पार्टी लाइन से आगे जाकर काफी स्वायत्त तरीके से बहुत सारी बातें कह रहे थे। तो इसे हम एनडीए की राजनीति के संदर्भ में कैसे समझ सकते हैं? क्या जनता दल यूनाइटेड काफी सक्रिय रूप से दिखाना चाहता है कि वो समर्पित है भारतीय जनता पार्टी के प्रति? मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के रवैये में और तेलुगु देशम पार्टी के रवैये में फर्क है। जनता दल यूनाइटेड को अभी बिहार में चुनाव लड़ना है, चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जैसे ये साल खत्म हुआ और अगली साल के 4-5 महीने गुजरे, वैसे ही बिहार में चुनाव की धुंधुमी बच जाएगी। तो जनता दल यूनाइटेड चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके संबंध अच्छे रहें, वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे चुनाव में दिक्कतें पैदा हों और आपसी झगड़े हों, मतलब ये। इसलिए वो जो केसी त्यागी जी जो कर रहे थे उस पर आपत्ति अंदर की गई होगी। खास तौर से जो विदेश नीति संबंधित मसले थे और दलितों के लिए जो उपवर्गीकरण का मसला था, ये दो ऐसे मसले थे जिनके ऊपर पार्टी के भीतर से आपत्तियां की गई और त्यागी जी को शायद उसी की सजा मिली और उनको दबाव पैदा हुआ और उस दबाव से आके उन्हें इस्तीफा देना, उन्हें अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा, अब तेलुगु देशम में तो चुनाव हो चुका है, वहां पे लोकसभा चुनाव भी हो चुका है, विधानसभा चुनाव भी हो चुका है। अब तो 5 साल उन्हें सत्ता में रहना है, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वायदे किए थे, उन घोषणा पत्र के वायदों का उन्हें पालन करना है। वहां पर जरा भी वो चूके तो वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस जो है चढ़ बैठेगी। उन्हें कोई कम वोट नहीं, उन्हें भी काफी वोट मिला है, जरा सा मौका चाहिए, उन्हें मौका चाहिए, उसके बाद वो सामने आ जाए, वो सत्ता में आने की पूरी तो तेलुगु देशम पार्टी को कोने में धकेलना शुरू कर देंगे। इसलिए वो अपने घोषणा पत्र पर टिके हुए हैं और वो भाजपा की केंद्र से जब भी कोई ऐसा कदम उठता है जो उनके घोषणा पत्र को कमजोर करता हो, उनकी वायदों को मुश्किल में डालता हो, वो उसका विरोध करते हैं। और जनता दल यूनाइटेड की स्थिति है, उसे अभी चुनाव लड़ना है और भाजपा के साथ चुनाव लड़ना है। भाजपा की आंध्र प्रदेश में हैसियत कोई है नहीं, वो आंध्र प्रदेश में भाजपा की हैसियत तो बिल्कुल हाशिए में पड़ी पार्टी की है। उनकी कृपा होगी उतनी वो सीटें देंगे, जरा से उन्हें मामूली से वोट मिलते हैं उन्हें भाजपा को। लेकिन बिहार की स्थिति बिल्कुल अलग है। तो शायद दोनों राज्यों की जो राजनीति में फर्क है, वही उन दोनों पार्टियों के रवैये में भी फर्क दिखाती है। चिराग पासवान को लेकर भी काफी खबरें रही। ये कहा गया उनके कुछ सुर थोड़े बदले हुए नजर आए, थोड़ी उन्होंने असहमति कुछ मुद्दों पर दिखाई।
फिर कई तरह के मसले सामने आने लगे कि उन्होंने गलत हलफनामा दिया है। कुछ खबरें ये भी हैं कि उनके 3 सांसद टूट सकते हैं। फिर उनके चाचा से अमित शाह की मुलाकात हुई। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है अपने छोटे घटकों को संभालना? देखिए, बिहार की राजनीति बहुत पेचीदा है। आप तो खुद ही बिहार के हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, आप उससे बहुत ज्यादा जानते हैं उसके बारे में। बिहार की राजनीति पेचीदा है और इसमें ये चिराग पासवान के भाजपा संबंध अच्छे भी रहे या खराब भी रहे, नीतीश कुमार के भाजपा संबंध अच्छे भी रहे या खराब भी रहे, मतलब अगर देखा जाए जितनी एक दूसरे की तारीफ की है उतनी एक दूसरे को लोगों ने गालियां भी दी हैं। तो बिहार में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। भाजपा ने कोई गलत कदम उठाया तो गड़बड़ हो जाएगी, नीतीश ने गलत कदम उठाया तो गड़बड़ हो जाएगी, चिराग पासवान ने कोई कदम उठाया जो जो बहुत ही अकलमंदी का ना हो तो गड़बड़ हो जाएगी। और चिराग पासवान की पार्टी छोटी सी है, उसको तोड़ना तो अमित शाह के बाएं हाथ की खेल है। इसीलिए उन्होंने फौरन पशपत पारस से उठा के बात करनी शुरू कर दी ताकि चिराग पासवान को एक संदेश चला जाए कि भाई देखिए हम ये यहाँ तक कर सकते हैं। इसलिए आप बार बार हमारी बातों पर जो वीटो लगाने की कोशिश करते हैं, ये लगाने की कोशिश बंद कीजिए। तो वो तो वहां सारा का सारा वहां राजनीति लगातार एक दूसरे को कतरना, एक दूसरे के मौकों को काटने की राजनीति लगातार चलती रहती है वहां पर। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।